हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माई सेल्फ शिवानंद पांडे। और अभी तो जो टॉपिक चल रहा था वो था बैंक एसएससी लेवल का केमिस्ट्री, और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग का ही मतलब हिंदी में होता है रासायनिक बंध। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है रासायनिक बंध। और वो रासायनिक बंध कैसे बनते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है? जब कोई एलिमेंट अपने नजदीकी, अपने नियर बाई, जो उसके पीरियोडिक टेबल में जो नियर बाई इनर्ट गैस होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए वो क्या करते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय हो जाते हैं तो क्या करते हैं? दूसरे जो तत्व होते हैं वो उनसे इलेक्ट्रॉन्स का या तो आदान प्रदान करते हैं, या तो उससे शेयरिंग कर लेते हैं, या कंप्लीटली उसे अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो ये तीन तरीके से जो है रासायनिक बंध बनते हैं। ये जो तीनों तरीके हैं, आज हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कुछ जरूरी चीज। केमिकल बॉन्डिंग में हम इतना तो बता चुके हैं कि हाँ, कभी भी एक तत्व जो होता है वो दूसरे तत्व के साथ मिलकर के जुड़ना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है? बंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्यों जुड़ना चाहता है? इसलिए जुड़ना चाहता है ताकि वो जो तत्व है वो अक्रिय गैस, जो उसके नजदीकी कोई कॉन्फ़िगरेशन में जो अक्रिय गैस होगा, आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में जो अक्रिय गैस होती है, उसका कॉन्फ़िगरेशन वो पाना चाहता है। कोई भी सक्रिय गैस क्या होते हैं? जो हमारे जीरो ग्रुप के गैसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सब के सब क्या है? सक्रिय गैस है, यानी कि एक्टिव एलिमेंट्स हैं। वो सब क्या करते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कम होते हैं, जितने भी कम होते हैं, उनके लास्ट वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लिया अगर सोडियम में क्या है, सोडियम में क्या है? 281 तो वो क्या करता है? अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, किसी को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन को देता है। क्या करने के लिए? वो ताकि वो नियरेस्ट, जो उसका नियरेस्ट है कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का, वो उसे अचीव कर सके। एग्जांपल के लिए जो हमने सोडियम लिया हुआ है, सोडियम, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11। क्यों? क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर है वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो यहां पे हो गया इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11। और जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में, शेल्स में, तो क्या होता है? ये 2, 8 एंड 1। नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ इसका? ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करता है? या तो अपने लास्ट, हर एलिमेंट ये चाहता है कि उसके लास्ट सेल में, उसके लास्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो उसका ऑक्टेट है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है या तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहां पर क्या है? इसका नियरेस्ट है 8, उसके ठीक बगल में, यानी कि 1 अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तब उसके पास कहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर वो सीधा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, किसी को दे देता है जिसको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन की, तो क्या करता है? तो भी ये क्या होगा? यहां से देखिए, अगर इसको हम निकाल दें तो भी क्या बच जाएगा? 2, 8, यानी सोडियम इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, पा जाएगा। अक्रिय गैसों का ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पा जाएगा। तो ये जो चीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जो देगा ये और जो लेगा, उसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो 2 बॉन्ड बनता है। ठीक है, वो शेयरिंग में आती है, वो बात होती है शेयरिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है। जरूरत क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग की? तो केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत यही होती है कि वो अपने अक्रिय गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसे वो पाना चाहते हैं। अक्रिय गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसी को पाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जरा कि जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है या कितने तरीके से हो सकता है? तो केमिकल बॉन्डिंग 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, इलेक्ट्रोवैलेंट, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध, यानी कि आयनिक बॉन्ड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो पहला है आयनिक
बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बंध, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कोई भी तत्व जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे देता है या जो भी इलेक्ट्रॉन वो दे देता है, ठीक है, जिसकी जरूरत होती है तो उससे क्या होता है कि दोनों के बीच में, दोनों तत्वों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पे NaCl। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हमने बताया 11 होते हैं, 11। तो जब सोडियम का जब लिखा जाएगा तो ये होगा 281। हमेशा जब ये होता है तो एक लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम सिर्फ और सिर्फ उसी को मेंशन करते हैं, जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पे मान लिया यहां पे लास्ट में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, यहां पे आ गया। दूसरा क्या है Cl। Cl में कितने होते हैं, ये हो गया हमारा Na का, ये हो गया Cl का। तो 287, चूंकि यहां पे क्या होता है 11 होता है और यहां पे 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसलिए लिखा जाएगा 287, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके लास्ट वैलेंस सेल में है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हम यहां पे शो कर देंगे, 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब ये क्या करता है सोडियम, इसको क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है परमानेंटली, हमेशा के लिए, और खुद क्या होता है इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा जाता है। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरीन है और ये Na है, एक बॉन्ड का इसमें ट्रांसफर हो, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पे क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। ये चीज जरूरी है जानना कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, जो ले लेता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर माइनस चार्ज। तो यहां पे Na ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा आपके पास, किसी भी तत्व के पास अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो वहां पे क्या होता है प्लस चार्ज आता है, और Cl यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास माइनस चार्ज। सीधी सी बात है। आप अगर क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैंक में गए, आप उससे लोन ले रहे हैं, तो क्या होता है आप पैसे तो पाते हैं लेकिन आपके ऊपर वो कर्ज रहता है, तो उस तरीके Cl पे भी है। Cl अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेता है, वो चाहे कोई जरूरी नहीं कि सोडियम भी हो, ये KCl भी हो सकता है, पोटेशियम भी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके लास्ट में क्या होता है 2881, पोटेशियम का 19 होता है, इस तरह से ये लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी और को, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो। हम इसके और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे NaBr ले लेते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, ये भी वही चीज है, सोडियम हो गया एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ब्रोमीन हो गया इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 ये 7, ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कंप्लीटली, सोडियम प्लस ब्रोमाइड अलग हो गया, ठीक है। तो एक क्या आ जाएगा यहाँ पे Na प्लस और ब्रोमीन माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और इससे क्या करे बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, यानी कि कोई भी तत्व जब अपने आयन के फॉर्म में आ जाता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने लेने कितने देने हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि सह संयोजक बंध, ठीक है, सह संयोजक बंध कहते हैं इसे, कोवैलेंट बॉन्ड। अभी तक हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड, उसमें क्या था इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का दूसरे तत्व को दे दिया जाता था हमेशा के लिए। इस बार क्या होगा, इस बार कोवैलेंट बॉन्डिंग में हम ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो इसमें होता है या नहीं। तो सीधी सीधी बात, कोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, तो फिर कैसे बॉन्ड बनता है, ये जरूरी बात आ गई यहां पे। वो बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, मतलब कि दो अलग अलग एटम रहेंगे, दो अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे ये हो गया A, एक हो गया B, A के पास में 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, या मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, ठीक,
वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, तो इसे कितना और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो क्या करेगा ये 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए इसके। अब इसको ऐसे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेना है जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो देने वाला काम कौन करेगा, वही करेगा जिसके पास अक्रिय गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा और वो सिर्फ अक्रिय गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने से सिर्फ 2 कदम पीछे होगा। यानी कि ऐसा तत्व जो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ और सिर्फ 2 हो, वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे बी। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा, 2 हो गया इसका बी के इलेक्ट्रॉन, तो इसको 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इससे, ठीक है। और अगर इसके पास भी 6 है तो क्या होगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती ही कैसे है, एक दूसरे का सहायता करने से। ये जब इसको जरूरत पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, इसको ऑक्टेट पूरा करना होगा तो इसको करना होगा तो इससे ले लेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। यहां पे ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, बॉन्ड बना लेगा, एक डबल बॉन्ड। कैसे कैसे बना लेगा बताते हैं अभी। ये देखिए 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको 8 करना है तो ये 2 इससे लेकर के यहां से अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा। उसी तरीके से 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। ये क्या कर लेगा, यहां से अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये यहां से इसका अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये ठीक है। तो ए और बी के बीच में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो अगर इंग्लिश में कहा जाए तो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, या हो सकता है वो एलिमेंट एक जैसा हो, उसमें हमें को वो बात की बात है वो। लेकिन ये जो जानने की जरूरत है ये है कि ए और बी दोनों अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो भी, या सेम एलिमेंट है तो भी, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, ठीक है। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक ही, तो बन जाएगा यहां पे ए डबल बॉन्ड बी, ठीक है। हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे HCl लेते हैं। HCl में क्या है, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और Cl में लास्ट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है। हाइड्रोजन को अपना नजदीकी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पाना ही पाना होगा। उसके पास 1 है ऑलरेडी, वो क्या करेगा, क्लोरीन का 1 हाइड्रोजन, एक जो है ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन को भी 7 है, उसको भी 1 चाहिए, तो वो क्या करेगा, काम पड़ने पर हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये ले लेगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, उसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल HCl। ऐसे ही NH3 का भी हम देख सकते हैं, और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, वैद्युत संयोजक बंध और सॉरी, जो वैद्युत संयोजक बंध होते हैं यानी आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड वाटर में यानी कि जल में कंप्लीटली मिल जाते हैं, जल में विलेय होते हैं, ठीक है। और कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ये बात है आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। मतलब कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये सॉल्युबल हैं, ठीक है। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो कोवैलेंट बॉन्ड रखते हैं उन्हें कहते हैं हम कोवैलेंट कंपाउंड। और जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो ना तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, कोवैलेंट, और जो होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स ये क्या करते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल हैं, ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसे कहते हैं कार्बन टेट्रा
क्लोराइड। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही सॉल्वेंट्स और भी होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहे जाते हैं, और वो कोवेलेंट कंपाउंड्स को अपने में डिसॉल्व कर लेते हैं या सॉल्युबल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब, जैसे यहां पर था कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, लेकिन जब यहां पर कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन एक आता है कंडीशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, हमेशा कभी भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता ही नहीं है, उसमें हमेशा एक कपल यानी कि दो इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, वो दे देते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, और जब वो देते हैं तो उस पर एक एरो बना दी जाती है, यूं ऐसे, मतलब कि ए ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, बी को दे दिए। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसका तो लिखते तो ए सिंगल बॉन्ड बी ही है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण बाकी के दो हैं, और कुछ इसमें प्रश्न पूछे गए हैं पिछले बार में, जैसे कि क्या आयनिक बंध यानी क्या वैद्युत संयोजक बंध ठोस अवस्था में वैद्युत कुचालक होते हैं या नहीं? तो हम कहेंगे ये वैद्युत कुचालक होते हैं, यानी कि जो आयनिक बंध होते हैं उनसे जो कंपाउंड बनते हैं यानी कंपाउंड्स, वो सब क्या होते हैं, विद्युत के प्रति कुचालक होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज आती है कि जो इसमें धन आवेश और ऋण आवेश होता है। धन आवेश और ऋण आवेश का मतलब ये हो गया कि आयनिक बंध में जो प्लस है, जो आयन प्लस में है, पॉजिटिव आयन है, जो धनात्मक आवेश लिया हुआ है, ठीक है, वो और जो ऋणात्मक आवेश लिया है वो दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी से वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि उनके बीच में जो बंध होता है वो बहुत मजबूत होता है। आयनिक बॉन्ड का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, अब उसके बाद जरा हम आते हैं घोल या विलयन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलयन। इससे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये HCl क्या है, HCl में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, तो हम उसे कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड निम्नलिखित में से किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में निम्नलिखित में से कौन विलेय है, तो हम कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलेय हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी जितने क्वेश्चन सब ट्रिक पे क्वेश्चन पूछता है, दिमाग पे पूछता है कि हां आपको रीजनिंग टाइप आते हैं या नहीं। कभी सीधा क्वेश्चन बैंक एसएससी में नहीं पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्यूशन। जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, जो मेनली बेसिकली चूंकि एक या दो क्वेश्चन ही आता है हमारे केमिस्ट्री से, तो हम उसमें जो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, हम उनका प्रैक्टिस किया जाएगा। यहां पर प्रैक्टिस करवाएंगे। कैसे करवाएंगे कि कुछ हमने क्वेश्चन लेकर के रखा है, आज भी लेकर के रखा है, अगर समय मिलेगा तो उसे कराया जाएगा। वो क्वेश्चन को कि उस पर्टिकुलर को हम क्या नाम देते हैं। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था सुहागा। सुहागा को हम लोग केमिकल नेम केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है, वो तो कॉमन नेम है। तो ये सारी चीजें हम फिर भी पढ़ेंगे आगे। कुछ और भी चीजें हैं और वो एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे हेमेटाइट किसका अयस्क है, किसका अयस्क है हेमेटाइट। कैल्साइट किसका अयस्क है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाले क्लास में, लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं सॉल्यूशन। इसको हम लोग कहते हैं विलयन। विलयन क्या होता है सॉल्यूशन? अब सिर्फ इधर डेफिनेशन है। होमोजीनियस यानी कि समांग मिश्रण। समांग मिश्रण, जब दो या दो से अधिक होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, उनको मिला दिया जाता है किसी सॉल्वेंट में, तो क्या बन जाता है, वो सॉल्यूशन बन जाता है। सीधी सी बात है। विलयन कैसे बनता है? विलयन एक समांग मिश्रण से ही बनता है। ठीक है, ये एक फिक्स रेशियो, फिक्स अनुपात में होता है कि हाँ ये मिक्सचर, ये जो सॉल्यूशन हमारा है वो होमोजीनियस है। ठीक है, जब कोई होमोजीनियस सब्सटेंस किसी भी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, उदाहरण के लिए नमक चीनी पानी का घोल बना लीजिए आप, वो सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
तो इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट वो होता है जिसे हम सॉल्वेंट में क्या कहते हैं, डिसॉल्व करते हैं। जैसे पानी है, पानी सॉल्वेंट है। लिक्विड सॉल्वेंट हमेशा कोई ना कोई लिक्विड ही होगा, और जो सॉलिड होता है या क्रिस्टल फॉर्म में जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, लेके उसको डिसॉल्व करते हैं, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट क्या होता है, जिससे हम लेकर के डिसॉल्व करते हैं। जैसे नमक चीनी पानी के घोल में, पानी सॉल्वेंट हो गया, मैंने बताया है, और नमक और चीनी दोनों क्या है, उसमें सॉल्यूट्स हैं। ठीक है, नमक और चीनी क्या है, उसमें सॉल्यूट है, यानी कि उसे कहा जाएगा विलेय, और जो सॉल्वेंट है उसे कहते हैं विलायक। ठीक है, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। ठीक है, और तीसरा जो इन दोनों के मिलने से बनता है वो होता है विलयन। विलयन में क्या हो जाएगा, जल, नमक, चीनी का घोल, ये अगर हम बनाते हैं तो ये एक विलयन कहलाएगा। विलायक क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। वाटर हो सकता है, ठीक, अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, विलेय क्या है, कुछ भी, विलेय कोई भी सॉलिड जो कि डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली, वही होता है। विलेय क्या हो सकता है, साल्ट, कोई भी साल्ट, शुगर। एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन ये बेसिक एग्जाम्पल है जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, ये है। उसके बाद में आता है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। इसमें सॉल्यूशन, ये एक चीज जरूरी है, इसमें जो ट्रिक है वो चीज जानना है कि समांग मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर से ही सॉल्यूशन बनता है। अगर कोई हेट्रोजीनियस होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। जैसे आप चावल ले लीजिए, कंकड़ ले लीजिए, उसको पानी में घोल लीजिए, वो बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, जब कोई होमोजीनियस मिक्सचर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो वहां पे एक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक, उसके बाद में हम देखेंगे अब संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, संतृप्त विलयन, अगर इसको कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए कि बस जितने की भूख लगी हो उतना ही आप खाना खाइए तो संतृप्त हो जाएगा, यानी तृप्ति, जिससे आपको तृप्ति मिल जाए। और आप उससे अधिक खा लोगे तो नुकसान करेगा, कम खाओगे तो भी नुकसान करेगा। तो जो जरूरी चीज है वो ये जानना है कि कैसे आपको तृप्ति मिल रही है। तो तृप्ति आपको सिर्फ और सिर्फ उतने से मिलेगी जितने की आपको भूख होगी। तो संतृप्त विलयन भी वही चीज है। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जब नाम आता है तो हमें एक चीज तुरंत ध्यान रखनी चाहिए कि जो सॉल्यूट होता है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, यानी कि विलेय की मात्रा जिसको हम विलायक में घोलते हैं, ठीक है, तो वो जो मात्रा है हमेशा उतनी ही होनी चाहिए जितना कि उस विलायक को जरूरत है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कितने की उसको जरूरत है, कितने की नहीं जरूरत है? तो ये पता चलेगा जब हम किसी विलायक को, यहां पर अगर हमने सॉल्वेंट माना है वाटर, ठीक है, इसमें हम उतना ही अमाउंट में अगर शुगर डालें जितना, या उतना ही अमाउंट में हम इसमें कोई ऐसा कंपाउंड डालते, कोई ऐसा साल्ट डालते हैं जो इसमें क्या कहते हैं डिसॉल्व हो, और उतने ही अमाउंट में डाले कि बस जैसे ही वो थोड़ा सा भी हम उसको अगर एक्स्ट्रा दें, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, ताकि वो हमको पता चल सके कि हाँ वो और डिसॉल्व हो रहा है या नहीं। तो जो अमाउंट हम इसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय की जो मात्रा हम विलायक में घोलते हैं, इतनी मात्रा घोलते हैं कि अगर उससे थोड़ा सा भी अगर और अधिक घोल दिया जाए तो वो विलायक में बिल्कुल अविलेय हो, मतलब कि वो उसमें विलयन उस पर बनता ही नहीं है वो। ठीक है, तो ऐसे को कहा जाएगा संतृप्त विलयन, कि मतलब उसको जितना चाहिए था बस उतना ही मिला। ये कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, कोई भी संतृप्त विलयन बनाना होता है तो एक बीकर लेते हैं। बीकर में उदाहरण से समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। संतृप्त विलयन में हम एक बीकर लेते हैं, बीकर ले लिया, बीकर लेने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम वाटर डालते हैं या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देते हैं, उसमें फिर हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, ये देखने के लिए कि उसका संतृप्त विलयन बना है या नहीं। तो कैसे बनाया जाता है? थोड़े थोड़े अमाउंट में, थोड़ा थोड़ा करके हम उस सॉल्यूट को उस सॉल्वेंट में मिलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके।
फिर वो उसको खूब देर तक ऐसे स्टीयर करते हैं, हिलाते रहते हैं ऐसे। तो उससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि वो अभी उसमें घुल रहा है या नहीं। कौन? सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है या नहीं, यानी कि विलेयक विलायक में घुल रहा है या नहीं। जैसे ही वो घुलना बंद हो जाता है, यानी कि घुलना बंद करके और उसमें क्या कहते हैं, हम डालते जा रहे हैं लेकिन वो घुल नहीं रहा है, तो हल्का सा जब डालेंगे और घुलना बंद हो जाएगा तो हम समझ जाना चाहिए कि हाँ बस अब ये संतृप्त हो गया है। ठीक है, जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, कहते हैं हमें भूख लगी है, खाना लाओ, तो खाना लेकर के कोई आता है, खाना खाते जाते हैं, खाना खाते जाते हैं, लेकिन जितनी भूख लग रही थी उतनी खाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो बच जाता है उसको छोड़ देते हैं, हम नहीं खा पाएंगे ये। तो उसी तरीके से संतृप्त विलयन है। और जो असंतृप्त है, असंतृप्त विलयन में क्या कि मतलब अगर आपको उसमें अभी भूख लगी है, खाना खाने का मन है, भूख लगा है, आपको इतना खाना है, आपको इतना मिला, आपको 5 रोटी खाना है, 3 रोटी मिला, फिर भी आप अभी भूखे हैं, तो वो असंतृप्त हो जाएगा। उसी तरीके से विलयन भी है। जब हम उस सल्यूट को यानी उस विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो मिलाते रहने से वो मिलता जाता है, डिसॉल्व होता है। लेकिन अभी भी अगर वो डिसॉल्व हो रहा है, हम उस सल्यूट को लेकर के उसमें मिला रहे हैं, वो डिसॉल्व हो रहा है और फिर भी हम थोड़ी देर के बाद बंद कर दें मिलाना, तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड, यानी कि असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन, क्योंकि अभी तो वो घुल ही रहा है, वो अभी घुल रहा है और उसके घुल रहा है, फिर भी हम जो है सल्यूट को डालना, यानी कि विलेय को उसमें मिलाना हम बंद कर दिए हैं। तो जब हम बंद कर देंगे तो इससे क्या होगा कि वो असंतृप्त रह जाएगा, और जब वो असंतृप्त रह जाएगा तो हमारा केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होने वाला होगा वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, वो पूरा का पूरा नहीं बनेगा। ये हो गया असंतृप्त विलयन। उसके बाद आता है अतिसंतृप्त विलयन, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अतिसंतृप्त विलयन, हिंदी थोड़ा कठिन है इसका, इंग्लिश बहुत आसान है, आगे इंग्लिश ही काम में आएगा, हिंदी ज्यादा काम आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोलते चल रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रही है। अतिसंतृप्त विलयन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि जब हम सॉल्यूट को यानी विलेय को विलायक में घोलते जाते हैं, सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते जा रहे हैं, वो क्या हो गया, डिसॉल्व होना बंद हो गया, यानी कि अब वो और घुल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उसमें डालते जा रहे हैं और फिर घुला रहे हैं, ऐसे घुला रहे हैं, जबरदस्ती घुला रहे हैं, वो घुल नहीं रहा है। तो ऐसी सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड, यानी बहुत सैचुरेट हो जाता है, इतना कि मतलब वो कहता है ना कि भूख लगी है, वो खाना खा रहा है और खाने के बाद में जो है क्या करते हैं, उसको पेट भर गया, फिर भी जबरदस्ती आप उसको खिलाते जाओ, खाते जा रहा है, तो वो क्या कहता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे ही बनता है कि वो सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, हम मिलाते जा रहे हैं। एक टाइम तो आएगा उसको हो जाना चाहिए, तो जब वो टाइम आता है कि हाँ हम सॉल्यूट डालना बंद कर दे, कि हाँ थोड़ा सा रह गया है, अब वो घुल नहीं रहा है, उतना सॉल्यूट डालना कि अब वो उसके बाद घुल नहीं सकता, और तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब और डालते जा रहे हैं, वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आती है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हम 100 ग्राम में डिसॉल्व करते हैं, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हम 100 ग्राम में डिसॉल्व करते हैं, उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलेयता। जितना हमने सॉल्यूट यानी कि विलेय को लेकर के विलायक में घोला है, 100 ग्राम विलायक में, ठीक है, 100 ग्राम विलायक में जितना हमने लेकर के अमाउंट में घोला है, उसे ही हम कहते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, ये टॉपिक्स हैं, सिर्फ जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि ये कोलाइड्स वगैरह ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता एग्जाम है पूछ ही ले। एक सेकेंड, टॉपिक है हमारा कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड जो है ना लिक्विड जैसा होता है, लेकिन लिक्विड वो नहीं होता है। कोलाइड जो है लिक्विड नहीं होता है, क्यों, क्योंकि कोलाइड थोड़ा सा ऐसा होता है जैसे जेली। जेली देखा होगा, गोंद देखा होगा, कोलाइड कोलाइड में हम इसको सिर्फ एग्जांपल से बड़े बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे जेल होता है कोई, या गोंद देख लिया है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स में, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं और इतने घने होते हैं कि वो जो है एक जो मेंबर होता है, मेम्ब्रेन होता है ना, उसको झिल्ली को पार नहीं कर सकते हो किसी भी तरह से। ठीक है, अब वो ऐसा होता है कि उसके पार्टिकल्स, यही कह लो कि उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो 10⁻⁻10 से भी छोटे होते हैं, 10⁻⁻5 से
10⁻10 के रेंज में, यानी 10 के घात -5 से 10 के घात -10 इतने छोटे पार्टिकल्स भी आते हैं कोलॉइड में। ठीक है, और जो सॉल्यूशन बनता है वो ऐसे ही सॉल्यूशन बन जाता है कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जब लिक्विड में आ जाते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन बनाता है। कैसा? कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन बनता है, नाम तो इसका सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, जेल के जैसे रहता है। ठीक है, गोंद जैसा होता है ना, गोंद सब लेके देखा होगा, गोंद देखा होगा सबने, वो हाथ से टच करो हाथ से टच करने पर वो लेयर लिक्विड है, लेकिन जब आप यूज करोगे ना तो देखो वो लिक्विड लगता है, लिक्विड है, लेकिन जब आप देखोगे तो अरे ये तो सॉलिड लग रहा है, जैसे भाई उठाया हाथ में ऐसे ऐसे कर रहा है, ये क्या है, ये सॉलिड है, लेकिन जब लगाया उसको कहीं पे तो लिक्विड लग रहा है। हाँ, तो जैसे पानी के जैसे लगा हुआ है। उसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलॉइड। ठीक है, और हमारा और भी कुछ एग्जांपल, जैसे धुआं। ठीक है, कोहरा को पूछा हुआ है, कोहरे को पूछा हुआ है कि कोहरा क्या है, गैस, सॉल्यूशन यानी विलयन, कोलॉइड या ठोस। तो कोहरा एक कोलॉइड है। क्यों? क्योंकि कोहरे में छोटे छोटे कई सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एसिड। एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? ठीक है, एसिड्स में हम जानते हैं एसिड प्रोटॉन रिलीज कर देना। कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम अगर अपने से एक प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, निकाल देता है, ठीक है, यानी कि अगर जो तत्व या यौगिक कोई भी हो सकता है, ठीक है, प्रोटॉन यानी H+ को निकालना, ठीक है, ये कौन काम करता है? ये एसिड करता है। प्रोटॉन को जो निकालता है वो होता है एसिड। अपने से एक प्रोटॉन को निकाल देना वो होता है एसिड। एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है, कई सारे एसिड होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड। नींबू आपने खाया होगा, ठीक है, तो नींबू देखा हो तो नींबू कैसा होता है, सिट्रिक, उसमें जो है वो खट्टापन आता है, ठीक है, वो खट्टापन एसिड की वजह से होता है। अभी आता है एसिड जो है, क्या होता है कि जब एसिड कोई भी ऐसा यौगिक, कोई ऐसा तत्व जो क्या करता है, अपने में से एक प्रोटॉन को निकाल दे, यानी कि किसी भी यौगिक या किसी तत्व में से एक प्रोटॉन का निकलना क्या कहलाता है? बाकी का एसिड कहलाता है। जो कंपाउंड अगर अपने में से एक प्रोटॉन को निकालने की क्षमता रखता है, ठीक है, उसे एसिड कहते हैं। दूसरा, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और साथ ही साथ वो जल के साथ अभिक्रिया अगर कराई जाए, ठीक है, या किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो वो जल देता है, ठीक, या नहीं सॉरी वो साल्ट देता है जल के साथ। जब किसी क्षार के साथ कराया जाएगा, अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो वहां पर एक साल्ट बनता है, ठीक है, लवण बनता है। अम्ल में जो यौगिक प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें कहा जाता है ये एसिड्स। जैसे H2SO4 उदाहरण के लिए हम लेंगे, H2SO4 दो हाइड्रोजन है, इसमें से एक क्या सकता है, ये निकाल सकता है, तो ये निकाल सकता है एक प्रोटॉन, इसलिए क्या बन गया, ये एसिड है, ठीक, ये एसिड है। HCl ये क्या कर सकता है, एक प्रोटॉन यहां से निकाल सकता है, बड़े आसानी से प्रोटॉन निकाल देगा, तो ये क्या, ये भी एसिड हो गया, ठीक है। HNO3 ये भी क्या करेगा, यहां से एक प्रोटॉन को ये निकाल सकता है, तो ये भी क्या हो गया, यहां से ये एसिड हो गया। ये हमने 3 एसिड देखा, ठीक है। अब आता है अम्ल का जलीय विलयन। तो जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह पूछा गया प्रश्न है कि अम्ल यानी कि एसिड, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है, नीले को लाल कर देता है। अब उसके बाद में
देखेंगे हम अम्लों का उपयोग, अम्ल का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, अम्ल का उपयोग। अम्ल से क्वेश्चन बैंक, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में हमेशा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि अम्ल के उपयोग पर जो होता है, रीजनिंग टाइप। जैसे कुछ क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये है टार्टरिक, ठीक है, टार्टरिक एसिड है। नींबू एवं नारंगी, नींबू नारंगी, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यह है साइट्रिक एसिड, ठीक है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, साइट्रिक एसिड, ये प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सर, ठीक है, आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है ना। नींबू नारंगी ये साइट्रिक एसिड इनमें होता है। और भी है, जैसे दूध में लैक्टिक एसिड, दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और है सिरका एवं आचार में, सिरका एवं आचार में, सिरका और आचार में हम लोग एसिटिक एसिड लगा करके रखते हैं, एसिटिक एसिड, याद रखिएगा, सिरका और एसिटिक एसिड। सिरका में क्या है? एसिटिक एसिड है, इसी को हम लोग विनेगर भी कहते हैं, विनेगर, ठीक है। चीनी में या सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, जबकि चीनी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, सब नहीं इसमें हम दे पाएंगे क्योंकि थोड़ा समय की बद्धता है। मैलिक एसिड, लेकिन फिर भी जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो हम बता रहे हैं। सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, चीनी शुगर में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में और पूछा गया है, कौन से अम्ल, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग लोहे या किसी भी प्रकार के धब्बे को धुलने में, हटाने में, साफ करने में काम आता है? तो वो है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग हम करते हैं दाग धब्बे वगैरह हटाने में, ठीक है, दाग धब्बे या जंग आदि हटाने में, ठीक है, जंग लगी चीजों को हटाने में ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है H2SO4 और HNO3, इनका उपयोग कहां किया जाता है? तो सबसे पहली बात, इनका उपयोग विस्फोटक के लिए किया जाता है, एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए, ठीक है, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में, मेडिसिन में और लोहे को साफ करने में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? और उर्वरक के लिए, उर्वरकों में, ठीक है, विस्फोटक में, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स हो गया। और उसके बाद में है दवाओं को बनाने में भी काम किया जाता है। फिर उसके बाद में सोने के और चांदी के जो जेवर होते हैं उन्हें साफ करने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है HNO3, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है ये? सोना, चांदी आदि साफ करने में, सोना व चांदी वगैरह साफ करने में हम HNO3 का यूज करते हैं। ये सब के सब अम्ल हैं, HNO3 एसिड है। विस्फोटक हो गया, उर्वरक हो गया, दवा बनाने में भी काम आता है ये, दवाओं में, ठीक है। आप अभी ये कोई भी मेडिसिन आप उठा लें तो उसमें देखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फेनिलमीन एसिड, ये सब क्या होगा? उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो समझ जाना चाहिए कि हाँ ये सब क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एसिड है जो कि क्या करते हैं? दवा का काम करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसेस। क्या होते हैं बेसेस? अच्छा, एक और चीज छूट गया है, ये पूछा हुआ है 2006 में, 2006 के बैंक के एग्जाम में एक पूछा गया है कि खाना पचाने में किस अम्ल का यूज होता है?
खाना पचाने में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है? तो खाना पचाने में हम लोग HCl एसिड जानते हैं, वो यूज होता है। हम लोग पीते नहीं हो उसको, वो हमारे पेट में डाइजेशन सिस्टम में क्या होता है, वो बन जाता है HCl एसिड। ठीक है, कभी कभी हम लोग एनालाइज भी करते हैं कि जो है जब पेट खाली रहता है, बहुत भूख लगी होती है, तो ऐसा होता है कि पेट से जो है आग जैसी निकलती है, हाँ बहुत जल रहा है पेट में, वो HCl एसिड ही होता है ऐसा। ठीक है, और ये HCl एसिड क्या करते हैं कि खाने पे जाने में काम आते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेस। तो ऐसे यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है, यानी कि बेसेस जो होते हैं ये हमेशा निगेटिव चार्ज में होते हैं। ठीक है, बेस जो होता है कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक आवेश रखेगा अपने पास में। ठीक है, ये पॉजिटिव यानी कि एसिड के साथ में जब ये रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या बनाएगा, जब ये एसिड के साथ में रिएक्शन करता है बेस प्लस एसिड, साल्ट बना देता है ना, और क्या बनाता है, वाटर। ये याद रखना चाहिए, बेसिस जो है जब वाटर जब जल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएंगे, वो क्या कहते हैं हाइड्रो। जल में बेस यानी कि जो क्षार होते हैं, बेस को हिंदी में कहते हैं क्षार, ठीक है, या भस्म भी कहते हैं। तो जो बेस होते हैं इनको जब हम इनका जब जलीय विलयन बनाएंगे, ठीक है, जब इनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस बनाते हैं। ठीक है, ये है एसिड क्या बनाते हैं, क्या निकालते हैं, OH माइनस नहीं H+ निकालते हैं। एसिड क्या निकालते हैं, H+, जिसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, और ये बेसिस क्या निकालते हैं, OH माइनस निकालते हैं। ठीक है, एसिड H+, बेस OH माइनस। ये आपसे नहीं पूछेगा कि बेस क्या निकालते हैं, लेकिन पूछ भी सकता है, बैंक से ये कोई जानता नहीं है। हाइड्रोक्सिल आयन निकालते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन इसको कहते हैं, यानी कि जो क्षार होते हैं वो ये बेस यानी कि जो बेस और क्षार दोनों हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन निकालते हैं। ये हमेशा ऋणात्मक आवेश के होते हैं, और जब इनको एसिड से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनाते हैं, तो साल्ट बनाते हैं या तो वाटर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इनके हम कुछ यूजेस देखते हैं। इसका यूज ही पूछा जाता है अक्सर, यूजेस यानी कि अनुप्रयोग, अनुप्रयोग ये बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। इसमें तो एक एक से क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे है कि मतलब बहुत गिनती में है। अच्छा, बेसिस का दो और प्रॉपर्टीज, इनका टेस्ट कैसा हो, जैसे एसिड का टेस्ट कैसा होता है, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, बेस का टेस्ट तीखा होता है। बेस का जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है, वो बेस का तीखा होता है। ठीक है, और ये लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। हमने पढ़ा एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, लेकिन बेस क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। ठीक है, इसके अनुप्रयोग देखते हैं। जैसे दैनिक जीवन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल घर में चूना लगाने में किया जाता है, यानी कि घरों में CaOH का होल ट्वाइस, इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, घरों में चूना लगाने में, चूना लगाया जाता है। ठीक है, प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना होगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला इसका अनुप्रयोग हो गया। जल भी दो प्रकार का होता है, एक मृदु जल होता है, दूसरा कठोर जल। तो जल को मृदु बनाने में सहायक, ठीक है। दूसरा जो आता है कास्टिक सोडा, यानी कि NaOH। कास्टिक सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, NaOH। NaOH का काम होता है क्या, साबुन बनाने में, पेट्रोलियम वगैरह साफ करने में। हम लिखेंगे यहां पे NaOH। NaOH का जो यूज होता है इसको हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। इसका कहां यूज किया जाता है, साबुन बनाने में, ठीक है, पेट्रोलियम में, ठीक है, और इसको यूज किया जाता है कपड़े एवं कागज आदि बनाने में,
कपड़े बनाने में। ठीक है। तीसरा, आपसे यही अनुप्रयोग पूछा जाएगा। मैं बार बार यही बता रहा हूं, इसी बात पर मैं फोकस कर रहा हूं और ये मेहनत करके मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग इसे याद करें, इसे समझें। ऊपर का नहीं समझ में आया तो छोड़ दिए, उसे हल्का हल्का समझिए, जो जरूरी चीजें हैं। लेकिन ये अनुप्रयोग बहुत पूछा जाता है कि किस निम्नलिखित में से किस क्षार का उपयोग किया जाता है चूना अथवा प्लास्टर के लिए, किस क्षार का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने के लिए, किस क्षार का उपयोग किया जाता है कागज या कपड़े बनाने के। तो हम क्या कहेंगे, NaOH, ऊपर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तीसरा आता है खाली चूना। तीसरा आता है खाली चूना। इसको हम लोग CaO से लिखते हैं। इसका काम क्या होता है, मकान में जो प्लास्टर वगैरह करते हैं ना, गारा बनाते हैं। ठीक है। गारा बनाने में, ठीक, मकान बनाते हैं तो उस वक्त गारा बनाने में ये काम आता है। और भी कई जगह काम आता है, जैसे शीशा या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। इसका भी हम लोग यूज करते हैं शीशा बनाने में या ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में है इसका अगला है पेट की अम्लीयता। फोर्थ, पेट की अम्लीयता। पेट में जो अम्ल बने रहते हैं उसको, अगर जैसे कहते हैं पेट एसिडिटी हो गया है, ठीक है, तो एसिडिटी आ गया मतलब क्या, पेट में अम्ल बन गए हैं। पेट की अम्लीयता उसको दूर किया, नहीं दूर करते हैं तो पेट में जलन टाइप होता है। पेट की अम्लीयता दूर करने में, ठीक है, पेट की अम्लीयता दूर करने में हम किसका यूज करते हैं, ये होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये कह दिया जाता है, इसको हाइड्रोक्साइड कहा जाएगा। इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। अगर पूछा जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं तो हम कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। देखिए एग्जाम में ऐसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कहीं से भी घुमा के दे देगा, खाली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड किसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड का साधारण नाम क्या है, तो हम कहेंगे खाली चूना। ये कह दिया खाली चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो कहेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। ऐसे करके इसको देखा जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट में, यह है साल्ट, यानी कि लवण। इसे को हम लोग नमक भी कहते हैं। तो साल्ट कैसे बनता है हम बड़े भली भांति जानते हैं। एसिड और बेस को रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें क्या बनता है, साल्ट बनता है। और इसमें जल भी बनता है। एसिड और बेस का जब रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि एसिड अम्ल प्लस जब बेस का अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है साल्ट एंड वाटर। ठीक है। तो जो साल्ट बनता है, साल्ट एंड वाटर बनता है, ये वही साल्ट होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम एक बेस लेते हैं NaOH, ठीक है, और कोई एसिड लेते हैं HCl, HCl एसिड हो गया, NaOH बेस हो गया। ये जो बनाता है, ये बनाता है Na और Cl, हमने बताया NaCl निकाल देगा यहां से, प्लस H2O, यानी कि ये H2O, ये हो गया हमारा वाटर, ये हो गया साल्ट। ठीक है। साल्ट और वाटर ये दो अलग अलग बनाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं जरा इसका यूज क्या होता है। व्हाट आर द यूजेस, उपयोग है ना, यूजेस। यूजेस, अनुप्रयोग। आप कुछ मत करिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मत कुछ करिए, बस यूज के यूजेस जो लिखे हुए हैं, यूजेस आप पढ़ते जाइए, नेट से सर्च करके पढ़िए, ऐसे पढ़ लीजिए, आपको काम भर का तो इसमें मिल गया है, और भी ज्यादा आपको मिल जाएगा आप जब नेट पर सर्च करेंगे। ठीक है। जैसे एसिड, बेस और साल्ट के क्या क्या यूज होते हैं, मैंने तो यहाँ पे जो जरूरी 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जो भी वो बता दिया है। और भी कुछ देखते हैं लवण के क्या क्या यूज होते हैं, उसे कैसे समझा जाएगा, अब वो देख लिया जाए जरा। साधारण नमक, सबसे पहली बात, साधारण नमक NaCl होता है। पहला, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, नमक NaCl। ठीक है। इसको भोजन में यूज करते हैं, ठीक है,
आचार में क्या कहते हैं, ये मीट मांस वगैरह बनाए रखते हैं, जो लोग मांस बनाते हैं, नॉनवेज है, मांस में इसका यूज किया जाता है उसके संरक्षण के, ताकि वो खराब नहीं होता है। अचार में इसको डाला जाता है ताकि अचार भी जल्दी से क्या हो, खराब ना हो, कुछ समय तक तो टिका रहता है, बाकी तो काम जो है एसिटिक एसिड करता है। ठीक है, दूसरा होता है खाने का सोडा। दूसरा है, ये पूछा हुआ है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो गया खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया खाने का सोडा। जो सोडा भोजन में पड़ता है वो यही होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो इसका जो काम होता है, आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, ये होता है अपमार्जक का चूर्ण बनाने में। ठीक है, जो रिडक्टेंट होते हैं वो सब क्या कहते हैं, इनका चूर्ण बनाने में। यानी कि यहां पे आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ये उसमें लिखा रहेगा, आप उसको तुरंत इसको मार्क कर दीजिएगा, अपमार्जक का चूर्ण बनाने में। ठीक है, अपमार्जक का चूर्ण बनाने में हम इसका यूज करते हैं, किसका? खाने का सोडा का। ठीक है ना, उसको पीसा जाता है, खूब अच्छे से पीस दिया जाता है, एकदम सॉलिड में, लेकिन पाउडर फॉर्म में हो जाता है वो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, कास्टिक सोडा, NaOH इसको कहते हैं। इसका हम लोग यूज कहां करते हैं? फिर से वही चीज, अपमार्जक बनाने में किया जाता है। ठीक है, खाने का सोडा जो है, हम इसके क्या करते हैं, अम्लीयता, पेट की अम्लीयता भी इससे दूर करते हैं यहां पे। ठीक है, पेट की अम्लीयता दूर करने में, ठीक है, दूर करता है ये पेट की अम्लीयता। और क्या करता है ये? अग्निशमन, अगर कहीं आग लगी रहे, अग्निशमन के लिए। ठीक है, अगर कहीं पे आग लगी हुई है तो ये क्या करता है, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये क्या करता है, ये वहां पर आग बुझाने का भी एक तरह से काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है। ठीक है, ये चीज हो गया। तीसरा है कास्टिक सोडा, CAUSTC, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ये क्या करता है, NaOH इसका नाम होता है। ये भी क्या करता है, अपमार्जक होता है, एक तरह से अपमार्जक का चूर्ण बनाने में काम आता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम दूसरा देखेंगे, चौथा, इसका फोर्थ एग्जांपल में हम इसमें लिखेंगे धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने में होता है। इसका नाम ही याद रखिए, धावन सोडा, धावन सोडा, Na2CO3। इसका यूज होता है कपड़ा धुलने में। ठीक है, जो डिटर्जेंट वगैरह, जो कपड़ा धोने का जो साबुन वगैरह आता है, वो उसमें धावन सोडा पड़ा होता है, Na2CO3 इसी को कहते हैं। उसके बाद में पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पांचवा है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का हम इस्तेमाल कहां करते हैं, विस्फोटक बनाने में। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है विस्फोटक बनाने में। ठीक, और उसके बाद में है एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का यूज हम लोग ये इसको कहते हैं CuSO4। CuSO4 यह है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का यूज हम लोग करते हैं, जो इलेक्ट्रिक के वायर्स होते हैं उस पर लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक के जो वायर्स होते हैं उस पर लगाया जाता है, ताकि वो, उसको कहते हैं हम लोग हिंदी में विद्युत लेपन। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आता है, उसको विद्युत लेपन कहा जाता है। अच्छे से लगा दिया ताकि उस पर करंट वगैरह ना पास करने पाए ऊपर से। ठीक है, ये होता है। उसके बाद में आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल होता है एक ऐसा स्केल, जैसे हम लोग स्केल में देखते हैं ना 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लिखा होता है, तो ऐसे इसी स्केल पे 14 तक लिखे होते हैं, डिजिट्स लिखे होते हैं, 14 डिजिट तक। जैसे उसमें क्या होता है, ये 0 होता है बीच में, नीचे 7, ऊपर 14 तक। ठीक है, ये क्या कहते हैं, जब 7 से, सॉरी, ये यहां से 0 से 7 तक और फिर 7 से 14, जो 7 से 14 जब हम जाते हैं तो पीएच का वैल्यू जो आता है, अगर 7 से 14 है तो क्या होता है, वो बेस होता है। और जो 7 से नीचे है वो क्या होते हैं, वो एसिड होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल एक टाइप का ऐसा स्केल है जिस पर हम एसिड या बेस
ठीक है, उस पर वैल्यू देख करके कि अगर कभी कहा कि हाँ पीएच स्केल पर इतनी वैल्यू आई है तो उसका वो एसिड है या वो बेस है, ये हम कैसे बताएंगे? तो कह देंगे अगर पीएच का वैल्यू जो है 7 से कम है, 7 से कम है, लेस देन 7 है, तो क्या होगा? वो एसिड होगा। मोर देन 7 है तो क्या होगा? वो बेस होगा। ठीक है। अम्लीय वर्षा, उसके बाद देखें अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा कब होती है? जब पीएच का मान 5.6 हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। जब बारिश के मौसम में जो बारिश आती है, जो गिरती है, जो बूंदें आती हैं, अगर उनमें एसिडिटी देखी जाए और उस एसिड का अगर पीएच लिया जाए तो जो पीएच आता है अगर वो 5.5 से अबव है, 5.6 है, ठीक है, यानी 5.5 से अबव, 5.6, 5.7 कुछ भी तक एग्जैक्ट नहीं होता है ऐसा, तो वो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एसिड रेन। नाम सुना होगा एसिड रेन का। अब उसको आता है अम्लराज। क्या होता है अम्लराज? यानी कि ऐसे अम्लराज को हम बनाते कैसे हैं? 3:1 के रेशियो में बनाते हैं। 3 इसका लेंगे H2SO4, 3 पार्ट H2SO4 और 1 पार्ट HNO3। ये दोनों कंसंट्रेट होते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? कंसंट्रेट होते हैं। इसको हम बताते हैं यहां पे अम्लराज। अम्लराज कैसे बनाया जाता है? 3:1 लेते हैं। ये H2SO4 हो गया कंसंट्रेट, कॉन्ग H2SO4, और दूसरा होता है ये कॉन्ग यानी कंसंट्रेट HNO3। ठीक है, तो जब हम HNO3 और H2SO4 को 3:1 में मिलाते हैं तो क्या बनता है? अम्लराज बनता है। ये बहुत डेंजरस होता है, इसे हम बहुत कम ही यूज करते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस अब हम जरा देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का इसमें यूज, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज इसमें क्या होता है? हम उसको यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स आदि के लिए। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ये लास्ट टॉपिक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको। H2SO4 इसके बाद एसिड बेस साल्ट सब खत्म हो जाएगा। H2SO4 का हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है इसका, और अमोनियम या सुपर फास्फेट या सुपर सल्फेट वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, डिटर्जेंट या जो लेड बैटरीज वगैरह होते हैं, बैटरीज बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बैटरी बनाने में या डिटर्जेंट बनाने में भी इसका हम लोग क्या कहते हैं? यूज कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और कुछ जरूरी है। शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? ये एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के 2008 में। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो ये होता है 7.0। ठीक है, समुद्री जल का पीएच कितना होता है? समुद्री जल, ये जो डाटा हम यहां पर दे रहे हैं, ये डाटा का बहुत वैल्यू है, ये गलत नहीं है, और इसको जरा घर पर जाकर के अच्छे से पढ़िएगा। दूध का कितना होता है पीएच? ये होता है 6.4 से लेकर के 6.6 तक का। ठीक है, जो मनुष्य का रक्त होता है यानी कि ब्लड, मनुष्य के ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, जो बोलते बोलते मुंह से लार निकलती है, ये कई बार पूछा गया है कि जो मनुष्य के शरीर में जो लार पाए जाते हैं उनका पीएच क्या होता है? तो उसका पीएच 6.5 होता है। लार जो होता है वो 6.5 होता है पीएच। ठीक है, ये रहा हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसमें कुछ ही 2-3 अनुप्रयोग और रह गए हैं, जैसे कि फलों को सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसमें हम फार्मिक एसिड का यूज करते हैं। चींटियों और मक्खियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? जो चींटी हम लोग को काटती हैं वो क्या होता है? उसमें एसिड पाया जाता है फार्मिक एसिड। और इसमें अम्ल का स्वाद तीखा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, बेस का स्वाद थोड़ा तीखा होता है, तीखड़ा होता है, उसको खाया नहीं जाता। कभी टेस्ट मत करिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कभी भी टेस्ट नहीं किया जाता है, वो सिर्फ इसका नेचर जान करके पता कर लिया जाता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्लास, सीमेंट या मेटल्स। कुछ ऐसे मेटल कंपाउंड्स वगैरह होंगे, उनका यूजेस क्या होता है ये याद रखिए कि जो बैंक एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें सिर्फ यूजेस पूछता है, बहुत 90% तो यूज पूछता है। 10% अगर आपका बैड लग रहा तो पूछ लेगा, लेकिन हमेशा यूजेस ही पूछता है। तो अगला टॉपिक में हम फिर मिलते हैं ग्लास, सीमेंट, मेटल्स एंड देयर यूजेस में। ओके, थैंक यू।